नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत लोक उपक्रम विभागीय संगठन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक उपक्रम के अंतर्गत जो उसका विभागीय संगठन है, विभागीय स्वरूप है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, लोक उपक्रम संगठनात्मक दृष्टि से 3 प्रकार के हैं। पहला है विभागीय संगठन, दूसरा है लोक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी। आज हम विभागीय संगठन विषय पर चर्चा करेंगे। विभागीय संगठन, यह विभागीय संगठन से तात्पर्य सरकार के उन संगठनों से या उन उपक्रमों से है जो व्यापारिक या वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्यम के रूप में कार्य करते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता बल्कि वे किसी मंत्रालय अथवा विभाग के ही किसी एक भाग के रूप में कार्य करते हैं। भारत में लोक उपक्रमों की विभागीय संगठन व्यवस्था सबसे पुरानी है या प्राचीन है। अब यूँ कहें हम कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थापित जो सिक्योरिटी प्रेस, हथियार निर्माण फैक्ट्री, डाक तार, रेडियो स्टेशन, बंदरगाह इत्यादि, ये विभागीय संगठन के जो स्वरूप थे, विभागीय संगठन थे, जो स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में आज भी विभागीय संगठन के रूप में कार्य करते हैं। आज भी विश्व के अधिकांश देशों में विभागीय प्रबंध प्रकृति के बहुत से ऐसे लोक उपक्रम कार्यरत हैं, जिनमें रेलवे है, डाक तार, रक्षा उत्पादन इत्यादि जैसे प्रमुख संगठन या उपक्रम होते हैं। भारत में वर्तमान में रेलवे, डाक तार, कोलार, स्वर्ण खाने, नीमच ओपीएम फैक्ट्री, गाजीपुर अल्कोलाइड वर्क्स, तारापुर अणु शक्ति स्टेशन इत्यादि प्रमुख संगठन जो भारत के विभागीय लोक उपक्रमों के रूप में न केवल सक्रियता से कार्य करते हैं बल्कि उनकी उत्पादकता, उनके लाभ की दृष्टि से भी और उनकी सुरक्षात्मक राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से भी आवश्यक और उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं को रेखांकित करें, देखें, समझें, तो ऐसे उपक्रमों का जो वित्तीय प्रबंधन सरकार के राजकोष से किया जाता है, जो प्रतिवर्ष स्वीकृत बजट के अनुमानों पर निर्भर करता है। दूसरी विशेषता है कि सरकार के अन्य कार्यालयों के संगठनों की भांति इन विभागीय संगठनों का लेखांकन, लेखा परीक्षण और नियंत्रण के जो नियम होते हैं वो सभी विभागों के समान, अन्य विभागों के समान इन पर भी लागू होते हैं, एक जैसे होते हैं। तीसरी विशेषता है इनके कार्मिक लोक सेवक कहलाते हैं तथा उन पर लोक सेवा शर्तें इत्यादि अन्य विभागों की तरह प्रभावी या लागू होती हैं। अगली विशेषता है कि इन उद्योगों विभागीय संगठनों पर सरकार की बिना अनुमति का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है। ये उद्यम अथवा उपक्रम किसी मंत्रालय अथवा एक उसके विभाग या उसके शाखा के रूप में कार्य करते हैं और विभागाध्यक्ष के अधीन या उसके नियंत्रण में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में या पूर्ण नियंत्रण में कार्य करते हैं। अगली विशेषता है कि इनके कुशल संचालन के लिए इनके लिए ज़रूरी होता है कि उनका जो राजनीतिक जो प्रमुख होता है, जिसको हम मंत्री कहते हैं, वो मंत्री उत्तरदायी होता है और मंत्री ही संसद में उस संबंधित लोक उद्यमों के लिए अपने प्रश्नोत्तर के लिए आवश्यक रूप से उत्तरदायी होता है। इनकी अगर कार्यप्रणाली और स्वायत्तता को देखें तो इनकी विभागीय कार्यप्रणाली कठोर होती है, स्वायत्तता कम होती है बनस्पत देखा जाए तो। अन्य विभागीय स्वरूप में, चाहे वो रेलवे हो, डाक तार हो या अन्य विभाग हो, उनमें कार्यप्रणाली कठोर होती है, स्वायत्तता कम होती है। विभागीय संगठन के जो स्वरूप है उसके कुछ गुण हैं। उन गुणों में पहला गुण है कि लोक सेवकों के नाते इन पर कठोर नियंत्रण होता है, इसलिए इनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, इनकी जिम्मेदारी तय होती है, वो अपने कार्य को सही अंजाम दे सके, इस पर इन पर कठोर नियंत्रण सुनिश्चितता होती है। कार्मिकों के सभी लोक सेवक होने के नाते सभी लाभ जो दूसरे विभागों को प्राप्त होते हैं वो इन विभागों को भी, कार्मिकों को इनके लाभ प्राप्त होते हैं। चूँकि इनके आय व्यय का हिसाब और नियंत्रण की तरीका स्पष्ट होता है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जो संभावनाएं होती है वो इस पद्धति में देखने को नहीं मिलती हैं।
जिस देश की सुरक्षा अथवा ये लोक महत्व जैसे विषय होते हैं, जिसमें हमने रेलवे, डाक, तार इत्यादि बताया है, उनके लिए उपयोगी आवश्यक होता है ये विभागीय स्वरूप या विभागीय संगठन जैसे उपक्रम अधिक आवश्यक और उपयोगी होते हैं। अंतिम है कि समन्वय और अगला है पांचवा कि स्थिर सरकारों के लाभ के लिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता होती है कि सत्यनिष्ठ लोक सेवकों की व्यवस्था ये लोक उपक्रम उपलब्ध कराता है। समन्वय और मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी इस विभागीय संगठन का एक लक्ष्य गुण होता है कि इसमें समन्वय और मूल्यांकन की प्रवृत्ति भी सरल सुलभ रूप से उपलब्ध रहती है। विभागीय संगठन के दोष या उसकी कमियां, कार्मिकों को शीघ्रता से पदोन्नति इत्यादि के लाभ नहीं मिलते। इन उपक्रमों में कार्मिक सामान्यतः प्रशासनिक तंत्र में लोक सेवक ही होते हैं, अतः उनको पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई या अन्य कार्मिक जो गतिविधियां होती हैं उनका शीघ्र निष्पादन नहीं हो पाता। तो इसलिए आवश्यकता होती है इन दोषों को दूर किए जाने की। वित्तीय कठोरता के कारण भी इसी निर्णय नहीं होते हैं। इसकी आलोचना है कि यह भी होती है दोष कि वित्तीय नियंत्रण कठोर होता है, इसकी स्वीकृति में विलंबता होती है, तात्कालिक महत्व के लिए आवश्यक शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वो इस प्रकार की प्रणाली में देखने को नहीं मिलती। तीसरा है राजकोष से भुगतान की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसे विशेष अनुमति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विशेष अनुमति के बिना प्राप्त नहीं निकाला जा सकता, इसलिए भी कार्य में विलंबता इसकी एक आलोचना है, इसके दोष एक कमी के रूप में देखा जाता है। लेखांकन अंकेक्षण की पद्धति भी जटिल होने के कारण इसकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, कार्यकुशलता को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें विभागीय संगठन के जो विक्रय विपणन की प्रक्रिया में भी कई दोष होते हैं, चूँकि विभागीय संगठनों में कच्चे माल का क्रय, उत्पादित सामग्री का विक्रय विपणन की प्रक्रियाएं इतनी विलंबकारी और अल्प प्रभावी होती हैं, जिससे इन विभागीय संगठनों के लोक उद्देश्य के जो लोक महत्व के कार्य हैं उनको सही समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। एक ये भी दोष होता है कि यह अत्यधिक खर्चीली प्रणाली होती है कि सरकारी अत्यधिक नियंत्रण के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ उस अनुपात में कुशलता में जो लोचशीलता होनी चाहिए वो लोचशीलता कुशलता देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ कि नौकरशाही में लोचशीलता परिवर्तनशीलता का अभाव मिलता है, जबकि लोक उद्यमों की स्वायत्ता के लिए परमावश्यक है कि इस बदलते परिवेश में लोचशीलता और परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। और अंतिम दोष इस रूप में भी है कि चूँकि ये विभागीय संगठन मंत्री राजनीतिक नेतृत्व के रूप में मंत्री के अधीन कार्य करता है, इसलिए इनके राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना अधिक बनी रहती है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, बजट नियंत्रण मंत्री का हस्तक्षेप या अर्जित लाभ का स्वयं कार्य के रूप में उपयोग इत्यादि के कारण कार्यकुशलता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर भी अगर हम ये देखें कि लोक उपक्रमों की कार्यशैली, इन विभागीय उपक्रमों की कार्यशैली निजी उद्योगों की भांति नहीं होती है, जबकि होना ये चाहिए कि इन उपक्रमों को निजी उद्योगों की भांति होना चाहिए, ताकि व्यापारिक गतिविधियों में सरकार की अपनी न केवल प्रतिस्पर्धा कर सके, बल्कि जो जनोपयोगी कार्य और जनोपयोगी या राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको न केवल और अधुनतन उपयोगी तरीके से इन सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके, बल्कि कुछ लाभ भी अर्जित किया जा सके। धन्यवाद।